हेलो दोस्तों, आज मैं सेट 2 का बताने जा रहा हूँ। पहला सवाल है, समोच्च ए पर समोच्च ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध है। तो रिक्त संबंध को कैसे दिखाते हैं? फाई से। फाई क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो देखिए, समझे, इम्पैक्टिव रिलेशन इज द रिलेशन R in X given by R phi सबसेट ऑफ X into X। तो इम्पैक्टिव रिलेशन अर्थात रिक्त संबंध को किस तरह से दिखाए? फाई से, और वो x इंटू एक्स का क्या होगा? सबसेट होगा। x इंटू एक्स हो सकता है या a गुना a b गुना b, ऐसा दिया जा सकता है। दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन इज द रिलेशन r ऑन x गिवन बाय x इंटू एक्स। तो r इक्वल टू एक्स इंटू एक्स द प्रदत्त संबंध r को क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध। अर्थात पूरा तत्व आ जाए, a गुना a हो या b गुना b हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलेंगे? R in X is relation with A belongs to R for all A belongs to X। अर्थात ऐसा संबंध फॉर ऑल A belongs to X हो और A belongs to R हो। अर्थात मान लीजिए A B C किसी से बिलोंग कर रहा है, A से। अगर कोई संबंध दिया है जिसमें क्या हो? A हो, B हो, C हो, स्वयं के साथ स्वयं का संबंध हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सतुल्य संबंध, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन R in X is relating satisfying A B belongs to R हो और implies B A B belongs to R हो। तो जो प्रतिबंध A B belongs to R का तात्पर्य है B A belongs to भी R हो, तब क्या बोलेंगे कि वो क्या है? सम्मित संबंध है। अर्थात अगर रिलेशन में क्या हो? A B हो, तो इसका जस्ट उल्टा B A B होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? सम्मित संबंध बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन R in X is relation satisfying A B belongs to R and B C belongs to R imply that A C belongs to R। अगर A B R से बिलोंग कर रहा है संबंध से और B C, तो ये दोनों मिल रहा है, पहले का बाद वाला और दूसरा का पहले वाला, ये दोनों मिल रहा, A से भी उसमें होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक संबंध। यदि A B belongs to R हो और B C भी belongs to R हो, तब अगर A C belongs to R हो को संतुष्ट करता हो तो R को क्या बोलेंगे? संक्रामक। इक्विवेलेंस रिलेशन R in X रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो X में संबंध R जो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। मान लीजिए F R to R एफ एक्स दिया हुआ है कितना? 4xy 3x प्लस 4। क्या दिया है? 4xy 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित कोई फलन है जिसका डोमेन है r माइनस माइनस 4/3। ये इसलिए दिया है कि इस वैल्यू पर इसका मान वो परिभाषित होगा से r रेंज कितना है? r। जबकि f का प्रतिलोम g है, f का प्रतिलोम को पावर -1 से दिखाते हैं, तो f का प्रतिलोम क्या है? g है। इसका परिसर f से कहाँ है? r माइनस माइनस 4/3 तक है। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होगा? तो हमें क्या निकालना? जी वाई, अर्थात f इनवर्स y निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? एफ एक्स को बराबर एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स।
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स। अब हम समीकरण में रख देंगे, एफ एक्स के स्थान पे एक्स रख देंगे, एक्स के स्थान पे एफ इनवर्स एक्स रख देंगे। तो मेरा मुख्य समीकरण क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x बाय 3x प्लस 4। अब रख दीजिए, तो एफ एक्स के स्थान पे क्या रख देना, x बराबर 4x, x के स्थान पे क्या रख देना, एफ इनवर्स x बाय 3x, x के स्थान पे क्या रख देना है, एफ इनवर्स x प्लस 4 रख देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बटे 1 देते हैं, तो एक्स से इसमें गुना कर देते हैं, दोनों अलग अलग पद है, दोनों में अलग अलग गुना हो जाएगा। एक्स गुना 3 क्या हो जाएगा, 3x एफ इनवर्स एक्स प्लस, फिर एक्स से 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1 गुना 4 एफ इनवर्स एक्स, 4 एफ इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स को एक साथ एक तरफ लेके आएंगे, 4x को इधर रहने देते हैं, इसको दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो क्या है 4 एफ इनवर्स एक्स, इसको उधर लेके माइनस है, -3x एफ इनवर्स एक्स। अब दोनों से हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे, जो निकालना होता है उसको हम अकेला रूप में एक साइड लाते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स दोनों से कॉमन लेते हैं, तो बच क्या जाता है 4, इसमें बच गया, इसमें -3x, तो ये दोनों को आगे लेते आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x बाय 4 -3x बराबर एफ इनवर्स एक्स। इसलिए एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया 4x बाय 4 -3x। लेकिन हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स y, तो x के स्थान पे y रख देंगे, इसलिए एफ इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा 4y बटे 4 -3y, 4y बटे 4 -3y, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए n में एक द्विआधारी संक्रिया है, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, ए एस्ट्रिक बी बराबर ए तथा बी का LCM, ये दिया है। अर्थात अगर इस रूप में लिखा हो ए एस्ट्रिक बी, तो हम क्या करेंगे, ए तथा बी का LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या दिया है 20 एस्ट्रिक 16, हम क्या करेंगे 20 तथा 16 का LCM निकाल देंगे, तो 20 और 16 का LCM निकाल देते हैं, तो 2 से तो क्या हो जाएगा 10 8, 2 से 5 4, अब नहीं कटेगा तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 4, वो यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 से विभाजित ना होगा, 2 से 5 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 चौके 80, तो 80 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर हमें क्या निकालना है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4। तो पहले यहाँ पे फार्मूला मालूम होना चाहिए, 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4। तो फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस फार्मूला पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या है 1/2 प्लस वाई का मान 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 गुना 1/4, तो टेन इनवर्स
एलसीएम लेंगे 2 और 4 का कितना आ जाएगा 4, 2 से भागने 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 से भागने 1, पूरे बटे दे दिए। ये 1 माइनस गुना में गुना 1 1, 4 दूनी 8, तो 10 इनवर्स 2 1 3 3/4, और यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 8, 1 से भागने 8 में 8, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 3/4 बटे 8 में 1 गया 7/8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, तो 3/4 इसको पलट 8/7 हो जाएगा। अब घटा दीजिए 2 बार में, तो 10 इनवर्स 6/7 हो जाएगा, 6/7 बी नंबर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला याद रखें, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट 10 इनवर्स 1 बराबर है, तो 10 इनवर्स 1 किसके बराबर है, तो देखिए जिस तरह हम लोग पहले निकालते थे कि 10 जीरो कितना होता है, तो 10 जीरो कितना होता है 0, 10 30 डिग्री कितना होता है 10 30 1/√3, 10 60 1 पहले 45 का वैल्यू 1, और 10 60 √3 और 10 90 इन्फिनिटी। अब यही 30 को हम क्या लिखते थे, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। तो इनवर्स में क्या होता है कि जैसे पूछ दे कि 10 में 1/√3 कितना पे होता है, इसी को पहले ये लिख देते हैं एक बार, 10 0, 10 30 को क्या लिखते हैं π/6, 45 को 10 π/4, 10 π/3 और 90 को 10 π/2, ठीक है ना। तो अगर पूछे 10 में 1/√3 कितना डिग्री, तो क्या हो जाएगा π/6, 1 कितना पे π/4, 10 में √10 इनवर्स में √3 π/3 पे, और 10 इनवर्स में इन्फिनिटी π/2 पे, अर्थात इनवर्स में जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ क्या है 1, तो 1 यहाँ है, तो 45 को क्या लिखते हैं π/4, तो क्या हो जाएगा π/4, ए नंबर हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा। 30 को क्या लिखते हैं π/6, 60 को π/3, 90 को π/2। ये सारणी याद रख लेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, और इसी का यहाँ अंत से लिखते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 दोनों का सेम, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, इस तरह से बदल देंगे। 10 का एक तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस पर भी रख सकते हैं। तो 0/1, 0 हम किसी से भाग देते हैं 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो 30 पे क्या है 1/√3, 45 पे 1, 60 पे क्या हो जाएगा √3 भाग देंगे तो, और 1 में 0 से 0 नीचे रहे तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड अर्थात अपरिभाषित, ठीक हो जाएगा। 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये इसके अंत से याद कर लेंगे
तो कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉस 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0 हो जाएगा। सेक जो होता है 1/cos, सेक का क्या होता है 1/cos, कॉस का उल्टा कर सकते, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1/2 को बदल दीजिए 2 हो जाएगा, और 0 को बदलने का मतलब 1/0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और कॉसेक का क्या होता है 1/sin थीटा, तो इसको बदल दीजिए साइन को, तो 0 नीचे आएगा तो उसका मतलब नॉट डिफाइंड, और 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 45 पे 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, और √3/2 का 2/√3, और 1/1 का 1, तो ये याद रख लेंगे सानी। अगला है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर होगा। तो अभी फार्मूला लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस फार्मूला पे रख देंगे। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो पहले ये दोनों पे रखेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 3, अब जोड़ दीजिए tan इनवर्स 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या 1 माइनस 2 1 2 प्लस tan इनवर्स 3, अब tan इनवर्स 1 में 2 को घटाएं माइनस 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस tan इनवर्स 3, फिर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसको लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का मान क्या है -3 प्लस y का मान 3 बटे 1 माइनस x का मान -3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गुना y का मान 3, इसको हल कर दीजिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स -3 3 करिएगा 0, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो tan इनवर्स 0/10, 0 ऊपर में रहे तो उसका मान क्या हो जाता है 0, और 10 में 0, 10 में 0 कितना डिग्री पता है 0 डिग्री पे, और 0 को और याद रखेंगे 0 पे जितना होता है किसी का मान उतने होता है पाई 180 पे, लेकिन अंतर होता है चिन्ह बदल जाता है। तो tan 0 एक तो कितना पे हो जाएगा 0 पे, और दूसरा किस पे हो जाएगा 180 पे, तो क्या हो जाएगा पाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का परास, परास मतलब होता है रेंज, परास मतलब रेंज, तो रेंज ये याद कर लेंगे, और डोमेन का मतलब होता है प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र या इसी को प्रांत भी बोला जाता है, प्रांत। रेंज तो इसमें किसका पूछा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का कितना उसका होता है माइनस 0 से पाई, उसमें पाई/2 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेक में 90 पे इन्फिनिटी होता है वो परिभाषित होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 0 से पाई जिसमें पाई/2 नहीं होना चाहिए। तो ये रेंज याद रखेंगे, साइन का रेंज कौन सा होता है -90 से +90, -90 से +90 डिग्री में, और रेडियन में -पाई/2 से पाई/2। इसी के तरह किसका होता है टेन का -पाई/2 से पाई/2, और किसका होता है
कौशिक का, लेकिन और किसका, कौशिक का -π/2 से π/2। कौशिक में जीरो घटा देंगे, -0। ऐसा क्यों? क्योंकि कौशिक में जीरो पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसमें ये घटा देंगे। और कॉस, कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से 180, तो कॉस हो गया। और कौन सा बचा, सेक बच गया, इसका भी 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री में। और कौन बच गया, कॉट, ये भी कितना होता है, 180। लेकिन कौशिक में 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी, तो वो घटा देंगे। तो ये तो हो गया परास। और रेंज में याद रखें, साइन का -1 से 1, और कॉस का -1 से 1, और बाकी सबका वास्तविक संख्या। लेकिन कौशिक में -1 और 1 नहीं लेंगे, और सेक में -1 और 1 के बीच नहीं होगा। सेक इनवर्स का प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन, तो सेक का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, जैसे -1 से 1 के बीच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, जिसमें h हमेशा बड़ा वैल्यू होता है। जैसे समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हो गया b आधार, ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया h। h का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो h जब बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो उसका मान जब भी होगा तो 1 से क्या होगा, बड़ा, और -1 से क्या होगा, छोटा। इसीलिए इसका मान -1 और 1 के बीच नहीं होगा। तो सेक, सेक का प्रांत क्या हो जाएगा, r, रियल नंबर, वास्तविक संख्या में -1 और 1 के बीच सिर्फ नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ए दिया हुआ है, ए, और हमें अल्फा का मान निकालना, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a + a का ट्रांसपोज बराबर आई। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो रो को कॉलम में बदल देते हैं, इस रो को फिर किस में कर बदल देंगे, कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इस रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा हो जाएगा। फिर ये दूसरा वाला रो को बदल देते हैं, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज, परिवर्त, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। अब ये दिया आई, आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2/2 का हो तो 1 0 0 1 होता है, और अगर 3/3 का हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे तो 2/2 का है, तो इस कंडीशन में आई क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, ए का मान क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बराबर आई है, आई का मतलब 1 0 0 1। तो ये है मैट्रिक्स का जोड़। तो इसमें तो संगत पद को क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद के बराबर कर देते हैं, द्वितीय पद को द्वितीय पद के बराबर।
तो 2 cos अल्फा बराबर 1, तो 2 को इधर लेते आएंगे तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और हमें तो अल्फा का मान निकालना है, cos को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos, नहीं तो इसको हम ये भी लिख सकते, cos में देखें 1/2 कितना पे होता है, तो cos में 1/2 कितना पे 60 पे, 60 को पाई के रूप में क्या लिखते हैं π/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos π/3 लिख सकते हैं, cos cos कट जाएगा तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा π/3, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस सारणी को जरूर याद रख लें कि साइन जीरो क्या होता है 0, 30, 1/2, 45, 1/2, 60, √3/2, 91, cos में इसी का उल्टा cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, 10 0 0 30 1/√3, और इसको शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं, तो अगला में 1 फिर √3, 10 45 1 60 √3 90 नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, कॉट में 10 का उल्टा हो जाएगा, तो 0 पे अपरिभाषित, 30 पे √3, 45 पे 1, 60 पे 1/√3 और 90 पे 0, सेक 0 1 सेक 30 2/√3 सेक 45 √2 सेक 60 2 और सेक 90 नॉट डिफाइंड, और कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 91। अवयव ये एक है, तो ये किस प्रकार का अवयव है, ये देखिए विकर्ण में है तो इसको क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव, तो कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए किस किस प्रकार का अवयव होता है, तो एक होता है स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, तो जिसमें क्या होता है सिर्फ कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है एक कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स का एक कॉलम होगा, और इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें रो कितना है 1 2 3 4, तो 4 × 1, तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा एक कॉलम होगा। पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, तो इसमें 1 2 3 4, 4 कॉलम है एक रो है 1 × 4, तो इस रूप में रहे तो ये आपका क्या हो गया स्तंभ अवयव, और इस रूप में रहे तो ये क्या हो गया पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव में स्तंभों की संख्या पूरी कितनी होती है तो 1, और पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है 1। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक, तो इसमें क्या होगा रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे वर्ग अवयव। तो ये देखिए 3 गो रो है, ये 3 गो रो हो गया, और इस तरह से 3 गो कॉलम हो गया, तो ये 3/3 हो गया, इस तरह से गिनते हैं इसको रो बोलते हैं, और इस तरह से जो रहता है उसको क्या बोलते हैं कॉलम। विकर्ण अवयव तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें विकर्ण में तत्व होगा बाकी तत्व क्या होगा शून्य होगा, तो इसमें तो एक ही है, इसमें देखिए ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण में कोई भी तत्व एलिमेंट हो सकता है बाकी शून्य होगा, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण में कोई भी तत्व हो सकता है बाकी शून्य होगा। अब अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक, तो विकर्ण अवयव में क्या होता था सिर्फ विकर्ण, तो अदिश में क्या होता है विकर्ण अवयव को क्या कहते हैं अदिश कहते हैं, लेकिन उनका विकर्ण वाला समान तत्व होगा तब उसको क्या बोलते हैं अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखिए -1 तो यहाँ भी -1, ये विकर्ण अवयव भी है तो इसको हम विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं और इसे अदिश अवयव भी बोल सकते हैं, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। और दोनों में प्रायोरिटी देना हो तो पहले हम किसको देंगे अदिश को, तो अगर डायगोनल एलिमेंट विकर्ण अवयव वाला तत्व समान हो तो उसको क्या बोलेंगे अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो विकर्ण अवयव का प्रत्येक तत्व 1 हो, विकर्ण अवयव का विकर्ण वाला तत्व क्या हो 1 हो,
तो ये हो गया आई से इसको इंगित करते हैं, तो ये आई हो गया 2/2 का 1001, और ये हो गया 3/3 का। विकर्ण क्या होगा 1 होगा। तो विकर्ण अवयव अभी 3 तरह का पढ़ ली है कि विकर्ण में अलग अलग तत्व रहे थे, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, और विकर्ण में एक ही तरह के तत्व हो तो उसको क्या बोले अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। और विकर्ण अवयव में ही विकर्ण वाला तत्व 1 हो तब उसको क्या बोले तस्मक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। इसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा शून्य होगा, तो उसे क्या बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स। ए क्या दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5, और बी क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। अब अगर हमें गुना करना हो ए गुना बी, तो पहले दोनों का ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर के लिए पहले रो को गिनते इस तरह से 1 2, तो 2 को रो हुआ गुना, अब कॉलम गिनते इस तरह 1 2 3 गुना 3 हो जाएगा। इसमें फिर रो गिनेंगे 1 2 3, फिर कॉलम इस तरह गिने 1 2 2। तो गुना के लिए जैसे ए गुना बी करना है तो पहले ए का ऑर्डर लिखें। ए का ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 गुना 2। तो ए का इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो पहला का स्तंभ दूसरे का पंक्ति मिलना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी गुना होगा। तो यहाँ सेम है तो ए गुना बी निकलेगा। अब चेक करना है बी गुना ए होगा कि नहीं होगा। तो बी का ऑर्डर क्या है 3 गुना 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, बी का ऑर्डर ये 3 गुना 2, ए का 2 गुना 3। तो क्या बताए पहले का कॉलम दूसरे का रो मिलना चाहिए, तो ये दोनों मिल रहा है तो ये भी गुणनफल संभव है। तो ए बी का भी अस्तित्व है और बी ए का भी अस्तित्व है, तो कौन सा हो जाएगा ए बी ए का अस्तित्व है, दोनों बराबर है। ए बी का अस्तित्व है और बी ए का अस्तित्व नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ए बी का अस्तित्व नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ए बी और बी ए का अस्तित्व है परंतु बराबर नहीं है। अब देखिए अब ये हमें पता करना है, अस्तित्व तो इसमें दिया है कि ए बी का है और यहाँ भी दिया ए बी का अस्तित्व है। अब देखना दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों से जो गुणनफल आएगा उसका ऑर्डर जो होगा, ये जो बचा हुआ बचा क्या 2/2, तो यहाँ क्या बचा यहाँ 2/2, तो इसका 2/2 होगा और इसका क्या होगा, तो ये दोनों मिला तो प्रथम का रो लेते हैं दूसरे का कॉलम, तो इसका जो रिजल्ट होगा 3/3 में आएगा। तो 2/2 और 3/3 कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए परंतु बराबर नहीं होंगे, इसीलिए कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मैट्रिक्स ये चिन्ह हो तो उसमें अगर एक्स वाई जेड का मान निकालना हो तो डायरेक्ट तुलना करके निकाल देते हैं। तो यहाँ y है, y का मान क्या हो जाएगा 4, y का मान क्या हो गया 4, x के स्थान पे क्या 1, तो x का मान हो गया 1, और z के स्थान पे क्या है 3, तो z का मान क्या हो गया 3, तो 1 4 3, तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक डिटर्मिनेंट और वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए सारणिक जो होता है तो इस तरह निकालते हैं 2 5 6 8, कभी भी सारणिक इस रूप में नहीं होता है, इसका मान संभव नहीं है। तो सारणिक इसका संभव नहीं है, इसका संभव है, फिर इसका संभव है, इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे सारणिक जो होता है एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक होगा, तो भला क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक होगा, और इसको हल करेंगे जैसे तो 8 दूनी, जैसे ये दोनों गुना करते कोना कोनी 8 दूनी 16 माइनस फिर 6 पंचे 30, तो इसका एक वैल्यू होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक भी होगा और
इसका एक वैल्यू होगा, तो इस तो ये वर्ग अवयव होगा और अवयव से संबंधित एक ये क्या है, संख्या है, तो ये दोनों होना चाहिए। तो इसमें तो अलग से बोला कि वर्ग अवयव है, इसमें बोला कि सारणी के अवयव से संबंधित एक संख्या है, तो अकेला नहीं मिलके, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ। मतलब ये एक तो वर्ग अवयव भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, और से संबंधित एक संख्या, और ये एक संख्या को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। डिटर्मिनेंट का चिन्ह रहने पर डायरेक्ट तुलना करके कभी भी मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये दोनों को तुलना करके x का मान निकाल दिए, ऐसा इसमें नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैट्रिक्स में कर सकते हैं जिसमें ये चिन्ह रहे। यहाँ डिटर्मिनेंट है तो कोना कोनी पहले हम गुना करेंगे, तो 2 एक 2 माइनस, फिर कहते हैं 5 दूनी 10, उसी तरह इधर भी करेंगे 2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, तो 2 में 10 घटा दीजिए -8, तो 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 को इस साइड लेते आएंगे, तो -8 प्लस 24 हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर, 24 में 8 गया 16 बराबर 2x स्क्वायर, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 16/2 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भाग दीजिए 8। अब 8 का रूट क्या हो जाएगा, x रूट जब भी आता है प्लस माइनस दोनों में आता है। 8 का वाज गुणन करने का 2 से 4, 2 से 2, ये दोनों का पेयर लग रहा है बाहर आ जाएगा, तो +-2 √2, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए दिया है 1/a + 1/b + 1/c = 0 दिया है, तो इनमें से कौन सा मान होगा, तो देखिए जैसा जिसको आसान पड़े उस तरह हम निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है, तो इसमें हम एक ही साथ 2 रो या कॉलम के साथ कोई भी क्रिया कर सकते हैं। R1 में हम क्या करते हैं, R2 को घटा देते हैं पहला में, तो कुछ पद घटेगा, 1 1 एक 0 भी हो जाएगा, और क्या कहते हैं R2 में R3 को घटा देते हैं, तो यहाँ भी एक 0 होगा, तो जैसे 0 होगा तो उससे कुछ आसानी होगी, तो हम घटा देते हैं। R1 ये हुआ, R1 ये, R2 और ये R3, ये हुआ C1, ये C2 और ये C3, कॉलम इसको बोलते हैं रो, और ये क्या हो गया, कॉलम। अब घटा देते हैं, तो 1 + a -1, तो 1 1 कट जाएगा, क्या बचेगा a, 1 में इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 -b, तो लिख देते हैं 1 + 1, एक मिनट, तो देखिए क्या कहते हैं, R1 में R2 घटाना है, 1 + a -1, फिर इसमें इसको घटाना है, तो ये चिन्ह बदल देगा, -1 -b हो जाएगा, फिर 1 में 1 घटाएंगे, फिर इसमें R2 में R3 को घटाना है, 1 -1, 1 + b में क्या घटाना है, -1 और 1, तो ये दोनों का चिन्ह बदल देगा, -1 -c हो जाएगा, और नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो 1 + c। अब क्या हो जाएगा, 1 1 कट गया तो क्या बचा a, 1 1 कट गया तो -b, 1 1 कट गया 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1 1 b, यहाँ 1 1 कट गया -c, 1 1 1 + c। अब बहुत हद तक आसान हो गया, अब हम इसको हल करते हैं। तो पहला पहला तत्व को प्लस लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, इस तरह लेते हैं। तो ए, अब क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को ढक देंगे, क्या बचा, बी माइनस सी, इसको ढक दिए, 1 प्लस सी, फिर माइनस, यहाँ क्या माइनस बी है, माइनस बी दे दिए। अब इस रो और कॉलम को ढकेंगे, क्या हो जाएगा, 0 माइनस सी, 1 प्लस सी। अब अगला इसको लेंगे, तो प्लस 0, 0 के साथ कुछ भी लेंगे तो उसको क्या कर देगा, 0 ऐसे लिख देंगे, ये दोनों को हटा दीजिए, 0 0 बी 1 क्या हो जाएगा, ए, ये दोनों क्या होगा, गुना, तो b इंटू 1 बी प्लस बी इंटू सी, बी सी, ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस भी होता है, और एक ये माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ 0 है, और फिर माइनस, ये दोनों गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, इधर 0, अब गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक आ गया। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या दिया है 1/a, तो 1/a के रूप में लाना है, तो अपने मन से ए बी सी बटे ए बी सी से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ताकि जो प्रयोग में दिया है वो आ सके, या आ सके प्रयोग में। अब देखिए, तो ये ए बी सी से सब में भाग दे देंगे, ऊपर वाले को रहने देंगे, ऊपर वाले को रहने दिए, इसमें जब हम ए बी में ए बी सी से भाग देंगे, ए बी सी बटे ए बी सी प्लस ए सी बटे ए बी सी प्लस बी सी बटे ए बी सी, तो ए बी सी बचा, यहाँ कट जाएगा तो 1/c बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1/b बचेगा, 1/a बचेगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान क्या दिया है, 0, तो इसके स्थान पे 0 रख दें, ए बी सी, अब ये तीनों के स्थान 0 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अगला समीकरण को हल करना है, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ऐसे तो सबसे आसान होगा कि इसको यहाँ वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख दीजिए, तो 1 2 1 2, 5 दूनी 10, तो 10 2 12, तो यहाँ तो 1 है, तो ये पालन नहीं करेगा, इसको रख के देखेंगे, फिर रख देंगे यहाँ पे 3 दूनी 6, और इसको यहाँ पर 5 गुना -1, तो -5, 6 में 5 का 1 पालन कर रहा है, फिर यहाँ पे रख देंगे 3 तिया 9, और -1 यहाँ रखेंगे, 2 इंटू -1, तो -2, 9 में 2 गया 7, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। नहीं तो इसको हल भी कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 मान के, तो दोनों में x या y को क्या करना है, खत्म करना है, तो यहाँ जो रहे उससे इसमें गुना करेंगे समीकरण 1 में, यहाँ जो रहे उससे समीकरण 2 में, नहीं तो दोनों को सिर्फ बराबर करना एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके इससे भाग दे देंगे, जो आएगा उससे इसमें गुना कर देंगे, और इससे भाग देने पर ये दोनों कैल्शियम में जो आएगा इसमें गुना कर देंगे, तो समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 2, तो ये 3 से इसमें गुना करें, 2 से इसमें गुना करें, दोनों प्लस में माइनस करेंगे ताकि कर सके, 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6x, 5 या 15y बराबर 3, और इसको 2 से गुना करेंगे, 6x प्लस 4y बराबर 14, तो माइनस चिन्ह बदल देता है, तो ये कट गया, 15 में 4 गया 11y, 3 में 14 घटाएंगे, क्या जाएगा -11, इसलिए y का मान क्या गया, -11/11, घटा दिए -1, अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 1, अब मान रख देते हैं
2x प्लस 5 इंटू वाई कॉमन -1 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 2x 5 -1, तो -5 बराबर 1। 5 को दूसरी तरफ लेके जाए 2x बराबर 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 6/2। तो कितना आ गया 3। तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान -1, तो बी नंबर आ गया। नेक्स्ट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कहना है y इक्वल टू क्या है 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 9। तो हमें निकालना है dy बाय dx, ये निकालना है। तो हम दोनों तरफ dy बाय dx लगा देते हैं। 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 9। तो डिफ्रेंसिएशन जो होता है x पे पावर n का क्या होता है, तो पावर आगे आ जाता है और पावर में एक घटा देते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो और इसमें सबसे पहले पावर की क्रिया होती है। तो यहाँ पावर कितना है 9, तो 9 को आगे ला दिए और फिर 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब पावर 9 में एक घटा देंगे, 9 में एक घटा देंगे। तो ये तो सिर्फ पावर का हुआ, तो पावर का अलग से होता है, फिर जो बचा उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 का। तो आगे आ जाएगा 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8 हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसमें सब पद का अलग अलग होता है। 3 आगे आ जाएगा तो डिफ्रेंसिएशन किसका बचेगा x² का, माइनस 9 आगे आ जाएगा तो किसका बचा x का, और 5 आगे आ जाएगा क्या बचा 1 का। 1 बोले ये 5 ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8 किस कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। कांस्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0, जैसे 5 का डिफ्रेंसिएशन 1 का सबका कितना होता है 0। x² का इसी फार्मूला पे आ जाएगा, तो पावर को आगे लाएंगे और एक पावर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2x हो जाएगा। और dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा प्लस 0। तो dx बाय डी एक्स समान क्या था 1, तो क्या आ गया 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8, 3 दूनी 6x माइनस 9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे, तो पहले तो देखते हैं 3x² माइनस 9x तो किस में ए नंबर में है, तो ए नंबर। अब देखिए तो यहाँ तो 27 है, तो हम क्या करें इससे 3 कॉमन ले लेंगे, तो इससे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 पे पावर 8, इससे 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 2x माइनस 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अभी यहीं तक